साथियों, ट्रिपल पी आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी यूपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है अभी उसका लेक्चर 1 हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर रहे हैं हम अभी। जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं कि इकोनॉमिक्स का रिवीजन हम कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं इकोनॉमिक्स के, जहाँ से प्री के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं या बनने की संभावना रहती है, उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। विशेषकर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, ना के बराबर कह सकते हो आप। कल जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ है उसमें हमने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी डिस्कस करी। मॉनिटरी पॉलिसी के जो टूल्स रहते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, उन दोनों को डिस्कस किया है कल। बैंक रन की सिचुएशन कब बनती है इसको डिस्कस किया है। बैंक रन का कैश रिजर्व रेशियो से क्या रिलेशन है इसको डिस्कस किया है कल। CRR SLR डिस्कशन हुआ है। रिवर्स रेपो और रेपो रेट का डिस्कशन हुआ है। SDF का डिस्कस हुआ है। MSF हुआ है, MSS हुआ है। पॉलिसी रेट के बारे में जाना है, बैंक रेट के संबंध में समझा है, और रेपो रेट के जो इंस्टांस रहते हैं उनके संबंध 3 इंस्टांस हैं जिनको हमने कल बताया है, कैलिब्रेटिव और न्यूट्रल। ये 3 हमने बताए हैं। तो जिन भी लोगों ने अभी हमारा इस सेशन को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है, आप लोग वहां जाकर उसको देख सकते हैं। और जिन भी एस्पिरेंट्स को इसकी PDF चाहिए, एक पेज में PDF होती है, तो वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम सारी PDF शेयर करते हैं। इवन व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ये सारा PDF शेयर होता है। तो जिन लोगों को भी अपना नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराना है, वो लोग वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कहीं भी अपना नंबर हमें भेज सकते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, पॉलिसी कॉरिडोर। इनमें कौन सी 3 रेट्स रहती हैं जो कॉरिडोर का निर्माण करती हैं, कॉरिडोर बनाती हैं। फिलिप कर्व और नैरो मनी और ब्रॉड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। मनी मल्टीप्लायर क्या है, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा। वेलोसिटी ऑफ मनी, इसको स्टार मार्क करूंगा। और पॉलिसी कॉरिडोर। ये 3 टॉपिक आज के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनके संबंध में जो भी लोग यूपीएससी प्री 2024 में अपीयर होने जा रहे हैं, उन लोगों को इनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हमसे, हमारे सेशन से देख लें या जहाँ से भी इनको करें, लेकिन इनको इन 3 टॉपिक को जरूर से करके जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। जैसा कि नाम से शुरुआत मतलब समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको RBI के द्वारा, भारत सरकार की ओर से इशू किया जाता है। यानी भारत सरकार के व्याप पर RBI के द्वारा इनको इशू किया जाता है। ये 2 तरीके की होती हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म किसको बोला जाएगा, जिनकी मैच्योरिटी या टेन्योर लेस देन 1 ईयर रहता है। इनके उदाहरण होते हैं ट्रेजरी बिल्स। जैसे ट्रेजरी बिल्स में ये उदाहरण लिखे हुए हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। उसी तरीके से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो रहती हैं 1 ईयर और मोर का इनका टाइम पीरियड रहता है। इसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बॉन्ड, ये 2 तरीके की सिक्योरिटी इसके अंदर आती है। तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये आपको समझना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रहती है, यानी भारत सरकार है, उसके द्वारा ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं, जिसमें पहली है ट्रेजरी बिल, दूसरी है गवर्नमेंट बॉन्ड, तीसरी है डेटेड सिक्योरिटीज़। तो भारत सरकार इन तीनों को इशू कर सकती है, ट्रेजरी बिल को भी, गवर्नमेंट बॉन्ड को भी और डेटेड सिक्योरिटीज़ को भी। जबकि जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आएगी तो ये केवल और केवल गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज़, इनमें से ही किसी एक को इशू कर सकती हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेजरी बिल को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, हाईलाइट करके रखना है, और विशेष रूप से आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे, इसमें देखेंगे ट्रेजरी बिल के संबंध में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है। ट्रेजरी बिल को 0 कूपन बॉन्ड या 0 कूपन सिक्योरिटी एंड पे नो इंटरेस्ट, ये 2 टर्म लिखे होते हैं। यदि कोई स्टेटमेंट आ जाए कि ट्रेजरी बिल के संदर्भ में RBI के द्वारा कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, और ये स्टेटमेंट हो या ये लिखा हो कि ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो 0 कूपन सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं, तो आप ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लिखिए। इसका मतलब क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ मैंने बोला 0 कूपन सिक्योरिटीज पे नो इंटरेस्ट, तो इशू किए जाते हैं इनको डिस्काउंट पे। जैसे सपोज
एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक ट्रेजरी बिल है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। जब इसे इशू किया जाएगा तो इसे मान लो 10% के डिस्काउंट पर इशू कर दिया, तो ये 90 रुपीज़ का इशू कर दिया जाएगा, ठीक। इशूड एट डिस्काउंट, तो ये तो एक ये हो गया, तो ये एक बात हो गई। दूसरी, रिडीम एट फेस वैल्यू, 90 रुपये पर इसको इशू कर दिया जाएगा। जब इसको क्या नाम है रिडीम किया जाएगा तो इसे 100 रुपये में रिडीम करवा लिया जाएगा। तो आप देखेंगे इस ट्रांजेक्शन में जिसने जो ट्रेजरी बिल का बियरर है उसको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया, लेकिन पहले ही इसको इंटरेस्ट कम मतलब डिस्काउंट पर इसको इशू करके इसको प्रॉफिट देने का प्रयास किया गया है। तो जीरो कूपन सिक्योरिटीज बोला जाता है ट्रेजरी बिल को, और इनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे हमें जो समझना है दूसरा टॉपिक वो है गिल्ट एज सिक्योरिटी। तो इनके संदर्भ में आप इस शब्द से भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रहते हैं इन्हीं को ही गिल्ट एज सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता है। इनको नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट रहता है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो डिफॉल्ट होने का इसका कोई चांस नहीं है, इसलिए इनको काफ़ी सिक्योर माना जाता है। इसीलिए इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। इसके एग्जाम्पल हम ऊपर बता चुके हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड है, डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम बताते हैं आपको पॉलिसी कॉरिडोर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चर्चा में रहा है अभी हाल ही में, इसलिए आपको इसको याद रखना है। तो इसमें आप याद रखेंगे पहले एक रेपो रेट रहती है। कल हमने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि रेपो रेट आरबीआई इम्पोज करता है अपने क्लाइंट पर जब वो कोई लोन प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब क्लाइंट या पब्लिक सेक्टर बैंक अपना कुछ पैसा या एक्सेस मनी आरबीआई के पास रखती है, तो आरबीआई उसमें जो पे करती है, जो इंटरेस्ट रेट आरबीआई पे करती है। एमएसएफ रेट, यह भी पब्लिक सेक्टर की बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेती हैं तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के आधार पर रेट तय होती है। अब इसमें समझना क्या है, ये कॉरिडोर क्यों बोला जा रहा है। कॉरिडोर बोलने का यहाँ रीजन यह है कि इसको आधार मानते हुए, तो आपको सभी को पता है कि रेपो रेट जो रहती है वो रिवर्स रेपो से तो अधिक रहती है, तो रेपो रेट से रिवर्स रेपो जो रेट रहेगी ये अधिक रहेगी। बात समझ में आ रही होगी आपको। रिवर्स रेपो जो आरबीआई इम्पोज करता है, आरबीआई इम्पोज करता है इसको किसके ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर। उदाहरण के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो आरबीआई से लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, तो आरबीआई लगाती है इसको, तो ये अधिक रहती है, इस पूरे कॉरिडोर में सबसे अधिक रहती है, मतलब हाई रहती है इन दोनों के कंपैरिजन में। इससे जो ये रिवर्स रेपो रहती है ये कम रहती है। रेपो रेट से रिवर्स रेपो जो रेट रहती है, क्योंकि ये आरबीआई को पे करनी होती है इसलिए ये कम रहती है, लेकिन रिवर्स रेपो के कंपैरिजन में एमएसएफ जो रेट रहती है ये अधिक रहती है। अब एमएसएफ के संदर्भ में आपको समझना ये है, हमने आपको बताया कि रेपो रेट कल बता चुका हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन के लिए ही ये सेशन चल रहा है, तो इतना ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर करना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। बस ऐसा आप जान लो कि आरबीआई जब बैंकिंग सेक्टर को लोन देती है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट लेती है जिसे रेपो रेट के नाम से जानते हैं, और यह जो रेट रहती है इन तीनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा रहती है। रेपो रेट इसको पहले ज़्यादा रखा जाता है, तीनों के कंपैरिजन में नहीं, केवल रिवर्स रेपो और रेपो रेट की बात करी जाए तो रेपो रेट अधिक रहती है। रिवर्स रेपो रेट वो है जब आरबीआई के पास बैंकों का पैसा एक जो एक्स्ट्रा मनी बैंक के पास रहती है वो यहाँ पर अगर पार्क कर दिया जाता है यानी रख दिया जाता है, तो आरबीआई उस पर कुछ इंटरेस्ट पे करती है। यहाँ पर आरबीआई इंटरेस्ट लेती है, यहाँ पर आरबीआई इंटरेस्ट पे करती है। जब पे करती है तो वो रेपो रेट से लेस इंटरेस्ट पे करती है, इसमें लेस इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन जब बैंकों को रेपो रेट के माध्यम से उन्होंने जो लोन लिया है, यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यहाँ पर रखनी पड़ती हैं, उसके एवज में ही लोन मिलता है। लेकिन अगर इस लोन को लेने के बाद भी बैंकिंग सेक्टर की जो मॉनेटरी पॉलिसी है या जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो बैंकों के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो एमएसएफ के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपने एसएलआर पढ़ा था ये, इसके अंदर कुछ टाइप की सिक्योरिटीज़ और कैश बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है।
ये जो SLR के रूप में जो सिक्योरिटीज रखी गई हैं, इन सिक्योरिटीज को RBI के पास रख के MSF के अंदर ओवरनाइट यानी एक रात के लिए लोन लिया जा सकता है। इसीलिए क्योंकि इसमें SLR की सिक्योरिटीज यूज हो जा रही हैं, इसीलिए इस वाली को MSF को क्या बोलते हैं, पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला जाता है। पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको पेनल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोला जाता है। और पेनल्टी बोलने का रीजन यह है कि इसके अंदर SLR की जो सिक्योरिटीज, SLR के अंदर जो सिक्योरिटीज बैंक ने अपने पास रखी हुई थी, उन सिक्योरिटीज का यूज करके MSF रेट पर RBI से बैंकिंग सेक्टर लोन ले सकता है ओवरनाइट के लिए, एक रात के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पॉलिसी कॉरिडोर समझ में आ गया होगा। इसमें जो MSF रहेगा ये सबसे हाई रहेगा, उससे कम रेपो रहेगा और उससे भी कम रिवर्स रेपो रहेगा। ये जो MSF है ये इस पॉलिसी कॉरिडोर के अंदर ये सीलिंग का काम करेगा, ये सीलिंग का काम करेगा, और जो रिवर्स रेपो रहेगा ये फ्लोर का काम करेगा। जैसे कोई घर होता है, ये घर मान लो इस तरीके से, और इसमें यहाँ पर MSF रहेगा, यहाँ पर रिवर्स रेपो रहेगा और इस बीच में रेपो रेट रहेगा। तो इतनी बात आप इसको पॉलिसी कॉरिडोर के संबंध में ये याद रखेंगे। अब एक मिसलिनियस का था, फिलिप कर्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसका रिलेशन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से है। तो इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर जान लेनी है। अभी इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मोटिव नहीं है, बस इतना आप जान लो कि फिलिप कर्व क्या रिलेशन बताता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का बताता है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उसको समझ लो। और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है ये काफ़ी लोग कई बार इकोनॉमिक्स पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये चार्ट बनाया है। इसमें नैरो मनी और ब्रॉड मनी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मेजर की किस के आधार पर करेंगे, M1, M2, M3, M4 के आधार पर मेजर करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने इस तरीके से लिखा है, कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के हाथ में कॉइन और करेंसी होते हैं, उनको किन किन कैटेगरी के मेजर्स में रखा जाता है, नैरो में और ब्रॉड में। कॉमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट में आपको यहाँ कासा लिखा दिख रहा है, इसका मतलब है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट के अंदर फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये एक अलग टॉपिक आपको जानने को मिल गया। कभी पूछ लिया जाए कि डिमांड डिपॉजिट के अंदर कौन से डिपॉजिट आते हैं और टाइम डिपॉजिट के अंदर कौन से डिपॉजिट आते हैं। उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट रहते हैं, इनको भी डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में बाइफरकेट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि M1, M2, M3, M4 में लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है, यानी किस में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है और किस में सबसे कम है। क्वांटिटी के आधार पर यह देखा जा रहा है कि किसके अंदर जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है और किसके अंदर वो वैल्यू कम है, यानी उसके जो मनी है उसकी मनी की क्वांटिटी किस वाले सेगमेंट में ज़्यादा है, M1 में ज़्यादा है या M2 में ज़्यादा है या M3 में ज़्यादा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो शुरुआत हम इस तरीके से करेंगे कि कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक, ये तो M1, M2, M3, M4 सब में आता है। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड इन द M1, या इसी क्वेश्चन को नॉट इंक्लूड इन M2, नॉट इंक्लूड इन M3, नॉट इंक्लूड इन M4, या ये लिख दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन M1, M2, M3, M4, अलग अलग सेक्टर वाइज दिया हो कि M1 में कौन से शामिल किए जाते हैं, M2 में कौन से, M3 में कौन से और M4 में कौन से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कॉइन एंड करेंसी विद पब्लिक जो रहता है वो चारों में शामिल किया जाता है। साथ ही साथ कॉमर्शियल बैंकिंग के पास जो कासा रखा जाता है, यानी डिमांड डिपॉजिट जो रखा जाता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये भी चारों के पास रखा जाता है। M1, M2, M3, M4 चारों में रखा जाता है। अब आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर बनेगी कि ये दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं टाइम डिपॉजिट किसका, FD और RD किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास। तो ये दो जो पहले हैं M1, M2 में ये दोनों नहीं है, यानी नैरो मनी के अंदर ये दोनों नहीं आएंगे, जबकि ब्रॉड मनी के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखना कि ब्रॉड मनी के अंदर ये दोनों जो टाइम डिपॉजिट हैं कॉमर्शियल बैंक के, ये ब्रॉड मनी के अंदर आते हैं और टाइम डिपॉजिट नैरो मनी के अंदर नहीं आता है। नैरो मनी के अंदर M1, M2 को शामिल किया जाता है, ब्रॉड मनी के अंदर M2, M3, M4 को शामिल किया जाता है। अब यदि हम पोस्ट ऑफिस वाले डिपॉजिट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस वाले में 1 और 3 में डिमांड डिपॉजिट नहीं आता है, जबकि 2 और 4 में डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का आता है। उसी प्रकार से टाइम डिपॉजिट की बात करें तो टाइम डिपॉजिट केवल और केवल M4 के अंदर आता है, बाकी के 3 के अंदर नहीं आता है।
अब हम लिक्विडिटी की बात करें। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी कोई भी जो करेंसी, वो कैश मतलब संपत्ति है, वो अपने पास कैश फॉर्म में आ सकती है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म मानी जाती है M1 की, इसको 4 स्टार दिए गए हैं। और ये ऊपर से नीचे ये किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए, ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर दर्शा रहा है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म होती है M1 की, उससे कम M2 की, उससे कम M3 की और उससे कम M4 की। लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें, यानी किसके अंदर ज़्यादा मात्रा में धन इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी बात करें तो ये जस्ट रिवर्स कर दो लिक्विडिटी का। M4 के अंदर सबसे ज़्यादा, यानी यदि हम ऊपर से बात करें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और ये वाला जो था ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था। तो M1 में सबसे कम क्वांटिटी, M2 में उससे अधिक, M3 में उससे अधिक और M4 में सबसे अधिक। ये चार हैं। इन चार को ये जो मेजर्स हैं और ये नैरो मनी और ब्रॉड मनी है, इन चारों को बहुत अच्छे से, इस चार्ट को आपने अगर याद कर लिया तो मान के चलिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व करके आ पाओगे। इसी के संदर्भ में एक M0 का कॉन्सेप्ट और आता है, इसे रिजर्व या हाई पावर्ड मनी के रूप में जाना जाता है। M0 के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन, मार्केट के अंदर कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है ये, प्लस आरबीआई के पास बैंकरों का कितना पैसा जमा है इसको, प्लस आरबीआई के पास जो अन्य जमाएं रहती हैं, इन तीन को मिला के M0 को बनाया जाता है। ये M0 जानने की वजह ये थी कि मनी मल्टीप्लायर निकाला जाता है और मनी मल्टीप्लायर का क्या उपयोग है और इसका मार्केट में और इसका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसे जानने के लिए देखो मनी मल्टीप्लायर को M3/M0 यानी इन दोनों के रेशियो से मापा जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखेंगे, 1/R इसका फॉर्मूला होता है। और R यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ रिजर्व रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है R। आई थिंक इसमें नैरो मनी और ब्रॉड मनी में मुझे बताने का बहुत कुछ नहीं था, जो था मैं बता चुका हूँ। M0 में भी क्या क्या शामिल किया जाता है बस इतना जानना है, ये इंपॉर्टेंट है मनी मल्टीप्लायर और इसका इम्पैक्ट। तो इसका इम्पैक्ट हम अभी जानते हैं। सबसे पहले आपको मैंने जैसा बताया कि इन दोनों का रेशियो जो होता है उसे मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है। इसके निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R। ये R रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, CRR को, कैश रिजर्व रेशियो को। ये कैसे मतलब इम्पैक्ट डालता है उसको आप देख लो। अगर हम बात करें कि जो रिजर्व रेशियो है, रिजर्व रेशियो इसको क्या बोल रहे हैं, R, ठीक है। और मैंने बोला कि मल्टीप्लायर कितना आता है इसमें, मल्टीप्लायर आता है इसका 1/R। तो कैसे इसको मेजर किया जाता है और मार्केट में ये कैसे इम्पैक्ट डालता है। मान लो रिजर्व रेशियो है 100%, अगर ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 100/100 यानी 1x, 1 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट आया। यदि ये मान लो 20% है तो ये कितना हो जाएगा 1/5 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 5x मनी मल्टीप्लायर, ये 1x ये 5x। अभी बता रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरा समझाऊंगा। 10% अगर रिजर्व रेशियो है यानी CRR रेट चल रही है 10%, तो ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 10x मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर ये 5% की रेट चल रही है CRR की तो ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 20x मनी मल्टीप्लायर। अगर ये चल रही है आपकी 4% की रेट तो यहाँ पर हो जाएगा 1/25, तो यहाँ मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाएगा 25x। ये गुना मतलब बोल सकते हैं, टाइम्स बोल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए आप यहाँ पर ये समझिए, जैसा आपसे बोला जाता है कि यदि आरबीआई ने CRR के जो रेट्स हैं वो डाउन कर दिए तो मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताया जाता है। CRR अगर आरबीआई ने कम कर दिया CRR के रेट तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो कि यदि CRR 100% था तो मनी मल्टीप्लायर यानी मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना आ रहा था, केवल 1x यानी 1 गुना आ रहा था, 1 टाइम्स आ रहा था। मार्केट में रेट हुई CRR की 20%, तो मनी मल्टीप्लायर हो गया 5x यानी 5 गुना पैसा मूव करने लगा, या मतलब 5 टाइम्स इसमें मनी सर्कुलेशन बढ़ गया। मनी मल्टीप्लायर इतना इम्पैक्ट डाल दिया। उसके अलावा 10% जब उसने CRR लगाया तो यहाँ पर 10x यानी 10 टाइम्स मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स आ गया।
5% हुआ तो 20 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर आ गया, और 4% हुआ तो 25 टाइम्स मनी मल्टीप्लायर आ गया। तो यहाँ पर आप एक रिलेशन समझ पा रहे होगे कि जब भी आरबीआई सीआरआर को डिक्रीज करेगी तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और वाइस वर्सा। इसका जस्ट अपोजिट, यदि सीआरआर बढ़ता है, यदि ये सीआरआर बढ़ता है तो लिक्विडिटी यहाँ पर डाउन हो जाएगी। नोट करके आपको एक पॉइंट यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि यदि कोई फंक्शनल इकोनॉमी है, फंक्शनल इकोनॉमी है, तो उसके अंदर आप देखेंगे उसमें जो मनी मल्टीप्लायर होगा वो हमेशा 1x से अधिक ही होगा, क्योंकि अगर 1x रहा तो इसका मतलब है कि बैंक लोन ही नहीं दे पाएंगे। ये 1x से अधिक रहेगा, यानी या तो 5x होगा, या 10x होगा, या 20x होगा, या 25x होगा। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि बैंक, अगर मैं शुरुआत ऐसे कर लूँ कि अगर किसी बैंक के पास स्टार्टिंग में ए बैंक के पास 100 रुपये हैं और इनको मैं 10 बैंकों में 10% के सीआरआर के साथ आगे डिस्ट्रीब्यूट करता चलूँ, तो एक टाइम आप देखेंगे कि इनका मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट कितना है, 10x, क्योंकि ये 10% का लिखा है ना, 10% का मनी मल्टीप्लायर 10x, तो 10x x की जगह कितना रख देंगे, 10 × 100, यानी 1000 रुपये, 100 रुपये का 1000 रुपये के रूप में इफेक्ट आएगा। यानी अगर 100 रुपये किसी बैंक के पास है तो वो 1000 रुपये को मनी मल्टीप्लायर के रूप में घुमा सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट के संदर्भ में समझनी थी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी आपको यदि समझ में आ गया है तो बेल, और नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट है, आपको जान लेना चाहिए, प्री में इस टाइप के क्वेश्चन बनना शुरू हो गए हैं और आने लगे हैं। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, एक हमारा टॉपिक और इसके संदर्भ में बचा हुआ है। अब जो नेक्स्ट है ये है आपका वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन। इसको समझ लो, इम्पोर्टेंट है। जैसे मनी मल्टीप्लायर था, मनी मल्टीप्लायर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमी के अंदर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि जैसे ही सीआरआर को कम या ज़्यादा किया जाएगा मनी मल्टीप्लायर पे मतलब इफेक्ट आना ही आना, तो इसलिए उसका रिलेशन आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपसे जो बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, इसको किससे बोलते हैं, जीडीपी। इसको मतलब जो वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन है ये रेशियो है किसका, जीडीपी अपॉन करेंसी इन सर्कुलेशन, ये रेशियो है इसका, जीडीपी अपॉन करेंसी इन सर्कुलेशन। जैसे मनी मल्टीप्लायर था ना, किसका अनुपात था, M3 का M0 से, क्या, मनी मल्टीप्लायर, ये इसका अनुपात था। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन जीडीपी का करेंसी इन सर्कुलेशन का अनुपात है, जीडीपी का करेंसी इन सर्कुलेशन से रेशियो है। क्या चीज है ये वेलोसिटी ऑफ मनी, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स मनी पासेस फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। कितनी बार कोई पैसा, कितनी बार कोई करेंसी एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव कर रही है, उसको वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन बोला जाता है। अब इसके संदर्भ में पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन क्या होता है, तो मैंने वो बता दिया कि एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी बार पैसे का लेन देन चल रहा है, ट्रांजेक्शन कितनी बार हो रहे हैं, इन सबको एक संगठित फॉर्म में हम मनी सर्कुलेशन की वेलोसिटी बोल सकते हैं। अब इसके संदर्भ में जो इम्पैक्ट कह सकते हैं, या हम इसके रिलेशंस को समझ सकते हैं, या इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कैसे कि वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा, पुअर पीपल के बीच ज़्यादा होगा या रिच पीपल के बीच। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये पुअर पीपल के बीच ज़्यादा रहेगा रिच पीपल के कंपैरिजन में। क्यों रहेगा कि पुअर पीपल के पास पैसे को स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उनके पास बड़ा सीमित सा पैसा होता है और जिन्हें उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खर्च करना पड़ता है। ठीक है, एक रिलेशन तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, अगर बूम पीरियड है, अगर बूम पीरियड चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि परचेजिंग ज़्यादा हो रही होगी। बूम पीरियड का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है लगातार, तो क्या करेगा, जो डिमांड फुलफिल करने वाला है, होलसेलर कह लीजिए या प्रोड्यूसर को कह लीजिए, वो परचेजिंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा परचेजिंग करेगा तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो उस समय
हायर वेलोसिटी रहेगी और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि यदि डाउनफॉल है तो उस समय ये वेलोसिटी डाउन हो जाएगी। दूसरा, अब डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वेलोसिटी जो रहती है डेवलप्ड कंट्री के अंदर वो ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है? क्यों यहाँ पर पीपल कम पैसे को सेव करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं यहाँ पर विकसित देशों की बात कर रहा हूँ कि विकसित देशों के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन है वो अधिक रहता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने पास सेविंग कम करते हैं और पैसे को खर्चा ज़्यादा करते हैं। इसके पीछे दो रीज़न हैं। एक तो उनका लाइफ स्टाइल इंडिपेंडेंट, मतलब अपने शौक पर अपने खुश, मतलब एक रहता है ना कि अपने शौक पूरे करने के लिए जो लाइफ स्टाइल है उस पर खर्चा वो लोग ज़्यादा करते हैं। एक तो ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम देती हैं उनके ऊपर उनको ट्रस्ट रहता है, तो इसलिए वो लोग अपनी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो इसलिए डेवलप्ड कंट्री जो रहती हैं वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। आज के सेशन में इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा, और यदि यह सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको सब्सक्राइब करने के लिए बताएं, ताकि उनके पास भी ये अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम से पहले उनके पास पहुंच सकें और वो भी एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।